दोस्तों नमस्कार। तो आज हम लोग दूसरा अध्याय करने वाले हैं और ये है भौतिक प्रदेश। ठीक है, फिजिकल रीजन्स। तो आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले है कि भारत के भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं। तो विभिन्न पुस्तकों में ये जो भौतिक प्रदेश है इसका वितरण विभिन्न प्रकार से किया गया है। ठीक है, लेकिन इस पुस्तक के हिसाब से आप देखें तो भारत के भौतिक प्रदेशों को निम्नलिखित भू आकृतिक खंडों में बांटा गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहला है उत्तर एवं उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणी। ठीक है, पर्वत श्रेणी है। इसके बाद है उत्तर भारत का मैदान। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार। चौथा है भारतीय मरुस्थल। पांचवा है तटीय मैदान और छठा है द्वीप समूह। तो इन जो भी भू आकृति है या भौगोलिक प्रदेश है, इसे हम बारी बारी से इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो इसमें सबसे इस कड़ी में से सबसे पहला है वह है उत्तरी एवं उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणी हिमालय। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसे। जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक 2500 किलोमीटर लंबा फैलाव है। रचना की बात करें तो यह टर्शियरी काल में इसकी रचना हुई थी। पश्चिमी भाग 400 किलोमीटर एवं पूर्वी भाग 160 किलोमीटर की तुलना में ज़्यादा चौड़ा है। हम ये कहें कि हिमालय का जो पश्चिमी भाग है ये ज़्यादा चौड़ा है और जो पूर्वी भाग है जो अरुणाचल प्रदेश की तरफ आगे जाता है तो वह भाग जो है वो थोड़ा सा कम चौड़ा है पश्चिमी भाग के मुकाबले। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी हिमालय अधिक ऊंचा है। अब आप देख लें कि चौड़ाई के मामले में पश्चिमी भाग चौड़ा है और ऊंचाई के मामले में कहें तो पूर्वी हिमालय अधिक ऊंचा है। उत्पत्ति देखें तो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से इसका निर्माण हुआ है। भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से इसकी उत्पत्ति हुई है। वलित एवं नवीन पर्वत के यह उदाहरण है। ठीक है, हिमालय का विभाजन देखें तो उत्तर से दक्षिण दिशा में 4 समानांतर भागों में इसका विभाजन किया गया है। कालक्रम के अनुसार देखें तो ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे देखें। ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक कालक्रम के आधार पर इस प्रकार से हिमालय को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और प्रादेशिक विभाजन में देखें तो नदी घाटियों के आधार पर इसका विभाजन किया गया है। इसे सिडनी बुरार्ड भी इसे जो नाम दिया है उनका नाम है सिडनी बुरार्ड। ठीक है, तो नदी घाटी के आधार पर किस प्रकार से हिमालय का वितरण है तो ये पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ठीक है, याद रखें कालक्रम के आधार पर इसका विभाजन ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक में किया गया है। और प्रादेशिक विभाजन इसका नदी घाटियों के आधार पर देखें तो पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय में किया गया है। उत्तर दक्षिण विभाजन इस प्रकार से है जो आप देख रहे हैं उत्तर से दक्षिण में। तो जैसे ये हिमालय है, ठीक है, हिमालय मान लेते हैं तो इसका जो ये ऊपरी वाला भाग है ये इसे उत्तरी माना गया है और सबसे नीचे है दक्षिण। तो इस प्रकार से जो उत्तर से दक्षिण में विभाजन देखें तो सबसे उत्तर में देखें तिब्बत का पठार है और सबसे दक्षिण में देखें तो उत्तर का मैदान है और इसी बीच जो है हिमालय का प्रसार है। आप देखिए तिब्बत का पठार और उत्तर मैदान और इसी बीच हम लोग देखते हैं ट्रांस हिमालय जो हमने ऊपर पढ़ा कालक्रम के अनुसार हिमालय का विभाजन। तो वो ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक ये विस्तृत है। अब एक चीज़ आपसे यह पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय और वृहत हिमालय के जो बीच का भाग है वो क्या कहलाता है? ITSZ। ठीक है, इसी प्रकार वृहत हिमालय और लघु हिमालय का जो बीच का भाग है वह MCT कहा जाता है। लघु और शिवालिक के बीच में है MBF और शिवालिक और उत्तर मैदान के बीच का जो भाग है जो घाटी क्षेत्र पड़ता है उसे HFF कहा जाता है। और ये सभी क्या है आगे हम लोग इसकी चर्चा अवश्य करने वाले हैं। लेकिन आप इस क्या बोलते हैं चित्र है, यह चित्र देख करके आप जरूर इसे याद कर लें कि ट्रांस हिमालय और वृहत हिमालय के बीच का जो भाग है वो ITSZ है। वृहत हिमालय लघु हिमालय के बीच का भाग है MCT, लघु हिमालय शिवालिक के बीच का भाग है MBF और शिवालिक एवं उत्तर मैदान के बीच का भाग है HFF। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ट्रांस हिमालय को देखते हैं। ट्रांस हिमालय क्या है? ट्रांस हिमालय को
देखें तो यह बृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है। ठीक है, बृहद हिमालय के उत्तर में स्थित है। इसका निर्माण हिमालय से भी पहले हुआ है। ठीक है, तो अगर कहा जाए कि ट्रांस हिमालय और हिमालय का जो नवीन भाग जो देख रहे हैं, तो उसमें अब जब नवीन भाग बोल ही दिया तो याद रखेंगे कि ट्रांस हिमालय हिमालय से पहले निर्मित हुआ है। इसकी सर्वोच्च चोटी देखें तो गाडविन आस्टीन है, 8,611 मीटर। यह भारत की सबसे ऊंची एवं विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, गाडविन आस्टीन। अब हम ये देखें कि ट्रांस हिमालय के 3 पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। याद रखें, ट्रांस हिमालय को 3 पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है: काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। ये जरूर आप याद रखें, आपसे सीधे तौर पर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। काराकोरम श्रेणी, ठीक है, उसके बाद लद्दाख श्रेणी, और उसके बाद मतलब दक्षिण में, हम उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रहे हैं, तो ये याद रखिएगा। सबसे उत्तर में है काराकोरम श्रेणी, उसके दक्षिण में लद्दाख श्रेणी, और जो उसके नीचे जो है जास्कर श्रेणी है। और जो चौथा यहाँ पर दिया है, ये ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है, ये श्रेणी में ही आता है, पर्वत श्रेणी ही है, हिमालय का ही पार्ट है, लेकिन यह ट्रांस हिमालय में नहीं आता है। अब महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग देखें तो K2 गाडविन आस्टीन काराकोरम श्रेणी में ही अवस्थित है। याद रखेंगे, K2 जो है वो काराकोरम श्रेणी में ही अवस्थित है, गाडविन आस्टीन। ठीक है, नाम ही है, K2 का मतलब होता है काराकोरम 2, तो यह कहाँ अवस्थित है, तो काराकोरम में ही अवस्थित है। इसके बाद कैलाश श्रेणी ट्रांस हिमालय का ही भाग है। ठीक है, कैलाश श्रेणी जो है वह ट्रांस हिमालय का ही एक भाग है। ठीक है, कैलाश श्रेणी क्या है, वो ट्रांस हिमालय का भाग है। काराकोरम श्रेणी के प्रमुख ग्लेशियर हम लोग देखें तो देखिए 2 प्रकार से आप इसे देख सकते हैं, एक तो उत्तर की तरफ और नीचे की तरफ। ठीक है, तो उत्तर की तरफ हम लोग देखें तो बियाफो और सियाचिन है। ठीक है, बियाफो और सियाचिन है। दक्षिण की तरफ देखें तो हिस्पर, सासैनी, बाल्टोरो। ठीक है, बियाफो और सियाचिन जो है वह क्या है, वह उत्तर की तरफ है, और दक्षिण की तरफ हिस्पर, सासैनी और बाल्टोरो है। और इन जो दिए गए 5 प्रमुख ग्लेशियर हैं, इन 5 ग्लेशियर में कहें तो सबसे ऊंचा ग्लेशियर जो है वह सियाचिन है। ठीक है, 76 मीटर इसकी ऊंचाई है, सबसे बड़ा है यह। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा जो है वह सासैनी है। ठीक है, सासैनी है, ये पहले स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर है सासैनी। तीसरा जो सबसे बड़ा है वह है बाल्टोरो। ठीक है, बाल्टोरो। और चौथा जो है वो बियाफो है, समझे। और इसी प्रकार से जो है आप देख सकते हैं कि पहले स्थान पर सियाचिन, दूसरे स्थान पर सासैनी, तीसरे स्थान पर बाल्टोरो, चौथे स्थान पर बियाफो। इस प्रकार इसकी ऊंचाई के हिसाब से है ग्लेशियर्स। अब हम आगे पर देखें तो सिंधु नदी ट्रांस हिमालय के जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच प्रवाहित होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सिंधु नदी किन हिमालय की श्रेणियों के बीच प्रवाहित होती है, तो जास्कर और लद्दाख के बीच होता है। तो ऐसा आप याद कर सकते हैं, जल। ठीक है, सिंधु नदी का जल इस तरह से याद कर सकते हैं, ज से हुआ जास्कर, ल से हुआ लद्दाख, तो सिंधु जल के बीच प्रवाहित होती है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया का रीढ़ कहा जाता है। याद रखेंगे, उच्च एशिया का रीढ़ किसे कहा जाता है, काराकोरम श्रेणी को। लद्दाख श्रेणी उत्तर में सियोक और दक्षिण में सिंधु नदी के बीच अवस्थित है। याद रखेंगे, लद्दाख जो है एक तरफ सिंधु नदी है और दूसरे तरफ क्या है, सियोक है। ठीक है, सियोक और सिंधु के बीच में लद्दाख है। ठीक है, लद्दाख श्रेणी किनके बीच है, सियोक और सिंधु नदी के बीच अवस्थित है। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कहें तो राकापोसी ये हिमालय के लद्दाख श्रेणी में है। याद रखेंगे कि विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी ये विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, राकापोसी, और ये ट्रांस हिमालय के लद्दाख श्रेणी में अवस्थित है। ठीक है, लद्दाख श्रेणी में बुंजी नामक स्थान पर सिंधु नदी द्वारा भारत का सबसे गहरी गॉर्ज, ठीक है, गहरी गॉर्ज का निर्माण हुआ है।
लद्दाख श्रेणी में बुंजी नामक स्थान पर, याद रखेंगे, लद्दाख श्रेणी में बुंजी नामक स्थान पर सिंधु नदी द्वारा भारत का सबसे गहरी गॉर्ज का निर्माण हुआ है। ट्रांस हिमालय बृहत हिमालय से इंडस, ठीक है, इंडस सांगपो सचर जोन, ठीक है, इंडस सांगपो, टी जो है टी एस से, इसमें टी साइलेंट होता है, इसीलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। इंडस सांगपो, इस तरह से सांगपो इस तरह दिखा जाता है, तो टी जो यहाँ है देखे वो साइलेंट है, तो इसलिए इसका पूरा नाम देखे इंडस सांगपो सचर जोन, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय जो अलग होता है, जैसा कि हमने यहाँ पर आपको दिखाया ITSZ, ये जो ट्रांस हिमालय है और बृहत हिमालय के बीच का भाग है ITSZ, इसका पूरा नाम क्या है, इंडो सांगपो सचर जोन, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बृहत हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। बृहत हिमालय या इसे महान हिमालय भी कहा जाता है। इसका निर्माण कब हुआ है, ओलिगोसिन युग में हुआ है, ठीक है। आपने क्या पढ़ा, ये जो पर्वत हिमालय पर्वत श्रेणी है, ठीक है, उसमें टर्शियरी काल में जो है ये हिमालय का निर्माण हुआ टर्शियरी काल में, और इसमें भी हम लोगों ने ट्रांस हिमालय के बारे में जो पढ़ा था, ठीक है, यह पहले हुआ है। और बृहत हिमालय जो है वो ओलिगोसिन युग में हुआ है, ठीक है, इसका निर्माण जो है ओलिगोसिन युग में हुआ है, माने वो टर्शियरी काल ही है लेकिन ओलिगोसिन युग में हुआ है। इसे आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है। बृहत हिमालय को क्या कहा जाता है, आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। अब देखिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं विस्तार पूर्वक। तो इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6100 मीटर है, ठीक है, 6100 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। बर्फ से ढके रहने के कारण बर्फीला हिमालय या हिमाद्री इसे कहा जाता है, ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा। बृहत हिमालय को हिमाद्री जो है वो बृहत हिमालय का ही भाग है या बृहत हिमालय को ही कहा जाता है। पश्चिम में सिंधु से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के नामचा बड़वा तक इसका विस्तार है, याद रखेंगे, पश्चिम में सिंधु से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बड़वा पर्वत तक इसका विस्तार है। यह हिमालय की सबसे प्राचीन और सतत श्रृंखला है। यह हिमालय की सबसे प्राचीन और सतत श्रृंखला है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी में नेपाल में अवस्थित है, जिसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, ये आप जानते होंगे। बृहत हिमालय के पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की अपेक्षा हिम रेखा ऊंची है, याद रखेंगे कि बृहत हिमालय में पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की अपेक्षा हिम रेखा ऊंची है। आपने प्रारंभ में ही, अब आज के क्लास के प्रारंभ में ही हमने कहा था कि हिमालय का जो पश्चिमी भाग है, हिमालय का जो पूर्वी भाग है पश्चिमी भाग की अपेक्षा ऊंचाई ज़्यादा है, ठीक है। चौड़ाई यहाँ भले कम हो लेकिन ऊंचाई क्या है, ज़्यादा है। और एक चीज़ अभी हमने यहाँ पढ़ा है कि हिम रेखा की ऊंचाई पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक है, ठीक है। तो उसी से आप समझ सकते हैं कि ऊंचाई इधर ज़्यादा है तो यहाँ जो हिम रेखा की ऊंचाई होगी वो इधर ज़्यादा होगी, क्योंकि पूर्वी हिमालय विषुवत रेखा से अपेक्षाकृत नज़दीक है। ये यहाँ पर रीजन दिया हुआ है कि हिम रेखा ऊंची है, क्यों, क्योंकि पूर्वी हिमालय विषुवत रेखा से अपेक्षाकृत नज़दीक है। अब हम लोग बृहत हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटियों के बारे में देखते हैं, और जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं इसे समझें। जो नंगा पर्वत है यह सबसे पश्चिम की तरफ है। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद बंदर पूंछ की बात करें तो बंदर पूंछ उत्तराखंड में है। इससे आप पूर्व जाइए तो नंदा देवी है। याद रखें, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है, बंदर पूंछ जो है वह उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में ही नंदा देवी है, ठीक है। अन्नपूर्णा, धौलागिरी, एवरेस्ट, ये सभी जो है यह नेपाल में अवस्थित है, ठीक है। मकालू भी, इसमें मकालू आप ले सकते हैं। अन्नपूर्णा, धौलागिरी, एवरेस्ट, मकालू ये सभी नेपाल में अवस्थित है। और कंचनजंगा यह सिक्किम में अवस्थित है, ठीक है। और ऊंचाई के हिसाब से देखें तो माउंट एवरेस्ट यहाँ पर इसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है, जो सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद कंचनजंगा पर्वत जो है 8598,
ये कंचनजंगा है, यहाँ पर भारत का भाग है। तो इसकी ऊंचाई जो है 8,598 मीटर है। मकालू पर्वत तीसरे स्थान पर देखें तो मकालू की जो ऊंचाई है वो 8,481 मीटर है, 8,481 है मकालू। इसके बाद है धौलागिरी 8,172। इसके बाद है नंगा पर्वत 8,126। अन्नपूर्णा उसके बाद 8,078। नंदा देवी 7,817 मीटर है। तो इस प्रकार से ऊंचाई के आधार पर इस प्रकार से बांटा गया है। पहले माउंट एवरेस्ट है, फिर कंचनजंगा है, फिर माउंट एवरेस्ट है, फिर धौलागिरी है, फिर नंगा पर्वत है, फिर अन्नपूर्णा है, फिर नंदा देवी है। ठीक है। इसके बाद हम एक लाइन जो पढ़े थे ऊपर में ही, वृहत हिमालय और लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये MCT जो हमने ऊपर पढ़ा था इस प्रकार से तो ये याद रखेंगे कि बृहत हिमालय और लघु हिमालय, ठीक है। बृहत हिमालय और लघु हिमालय के जो बीच का भाग है वो उसको MCT से अलग करता है, इसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहा जाता है। तो ये है। चलिए अब हम लोग तीसरे भाग के बारे में चलते हैं, लघु हिमालय के बारे में। ठीक है, मध्य हिमालय इसे कहा जाता है और इसका जो निर्माण है वो मायोसीन काल में हुआ था। ठीक है, मायोसीन काल में हुआ था। तो क्या है, औसत ऊंचाई देखें तो 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच इसकी औसत ऊंचाई है। ठीक है, औसत ऊंचाई कितनी है, 3700 से लेकर 4500 मीटर के बीच। औसत चौड़ाई कहें तो 50 किलोमीटर इसकी औसत चौड़ाई है। इसका निर्माण मुख्य रूप से अत्यधिक संकुचित व परिवर्तित चट्टानों से हुआ है। ठीक है, इसका निर्माण कैसे हुआ, तो अत्यधिक संकुचित एवं परिवर्तित चट्टानों से हुआ है। इसमें पर्वत श्रेणी देखें तो पश्चिम से पूरब किस प्रकार से है वह देखें। पश्चिम से पूरब में तो सबसे पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में। इसके बाद धौलाधर श्रेणी है, ठीक है, पीर पंजाल धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में है। मसूरी श्रेणी उत्तराखंड में है और महाभारत श्रेणी जो है वो नेपाल में है। ठीक है, बृहत हिमालय व लघु हिमालय के बीच स्थित प्रमुख घाटियों को देखें तो कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में है, लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है, कुल्लू व कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में है, काठमांडू घाटी वह नेपाल में। ये सभी प्रमुख घाटियां हैं जो बृहत हिमालय और लघु हिमालय के बीच की स्थित घाटियां हैं। मेन बाउंड्री फॉल्ट देखें तो मेन बाउंड्री फॉल्ट क्या है, शिवालिक और लघु हिमालय को अलग करता है। जैसे आपने देखा इस तरह से, तो अगर हम इसे हम शिवालिक कहें, इसे लघु हिमालय कहें और इसे शिवालिक कहें तो ये MBF कहा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मेन बाउंड्री फॉल्ट। नोट में देखें तो कश्मीर घाटी में करेवा नामक जो संरचना है वह पाई जाती है, जो केसर यानी जाफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। करेवा हिमानी निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना है। लघु हिमालय के ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। घास के मैदान कश्मीर में मर्ग कहलाता है और उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहलाता है। घास का मैदान जो है कश्मीर में मर्ग कहलाता है, जैसे कि आपने सुना होगा सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये सभी घास के मैदान हैं। और उत्तराखंड में इसे ही क्या कहता है, बुग्याल या पयार कहलाता है। यह पशुचारण के लिए प्रसिद्ध है, जैसे भोटिया एवं बक्कड़वाल जनजाति पशुचारण करती है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल बेदनी बुग्याल है, याद रखेंगे, उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल बेदनी बुग्याल है। और कुछ बात नोट्स में है कि लघु हिमालय में अनेक पर्यटन स्थल स्थित है, जो आप देख रहे हैं, जैसे शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये सभी क्या है, ये लघु हिमालय के ही पर्यटन स्थल है। अब हिमालय का सबसे बाहरी भाग हम लोग पढ़ते हैं शिवालिक के बारे में। शिवालिक या बाह्य हिमालय। शिवालिक शब्द की उत्पत्ति देहरादून के नज़दीक शिवावाला में पाए जाने वाले भूगार्भिक रचनाओं से हुई है। इसका निर्माण कहे तो प्लीस्टोसिन युग में हुआ है। ठीक है, कब हुआ, प्लीस्टोसिन युग में। यह हिमालय का नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, ये याद रखेंगे। सबसे नवीन कौन सा है, तो
आपका शिवालिक श्रेणी है। हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण और उनमें वलन के कारण इसका निर्माण हुआ है। ठीक है। औसत ऊंचाई देखें तो 1500 से लेकर 2000 मीटर तथा चौड़ाई देखें 10 से 50 किलोमीटर तक है। शिवालिक और लघु हिमालय के बची समतल संरचनात्मक घाटियाँ पाई जाती है। शिवालिक और लघु हिमालय के बची, ये यहाँ बची नहीं होना चाहिए, बीच होना चाहिए। ठीक है, ये क्या लिख दिया है, शिवालिक और लघु हिमालय के बीच समतल संरचनात्मक घाटियाँ पाई जाती है। याद रखेंगे, शिवालिक और लघु हिमालय के बीच समतल, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, शिवालिक और लघु हिमालय के बीच समतल संरचनात्मक घाटियाँ पाई जाती है। घाटियों में देखें तो पश्चिम में दून कहलाता है और पूर्व में द्वार कहलाता है। ठीक है, दून और द्वार, जैसा कि आपने ऊपर देखा लघु हिमालय में क्या था, एक तरफ मर्ग और दूसरे तरफ क्या था, क्या बोलते हैं, बुग्याल जिसे बोला गया है, बुग्याल या पयार जिसे कहा जाता है वो है। तो पूरब, तो यहाँ घाटियाँ जो शिवालिक की बात हम कर रहे हैं, तो पश्चिम में दून घाटी कहलाता है और पूरब में द्वार कहलाता है। इसमें देहरादून और इसमें हरिद्वार, यही घाटियों में स्थित है। शिवालिक और उत्तर के मैदान को हिमालय फ्रंटल फॉल्ट यानी कि हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट HFF अलग करती है। ठीक है, शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में गिरिपद वाला क्षेत्र जो है भावर कहलाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाता है कि भावर प्रदेश कौन सा है। तो शिवालिक जैसे कि सबसे उत्तर में आपने देखा, इस तरह से देखिए, आप क्या देख रहे हैं कि सबसे ये जो है ट्रांस हिमालय का पार्ट हमने पढ़ा था, फिर इसके बाद बृहत हिमालय या हिमाद्री जिसे हम लोग कहते हैं, फिर उसके बाद लघु हिमालय। ठीक है, और जो सबसे नीचे था वो हम लोगों ने शिवालिक के बारे में पढ़ा। अब शिवालिक श्रेणी के जो नीचे हम आएंगे तो गिरिपाद का क्षेत्र है। गिरिपाद का मतलब क्या होता है, पर्वत का जो निचले वाला भाग है, पर्वत का जो पर्वत पादीय जिसे क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, उस क्षेत्र को भावर बोला जाता है। ठीक है, उसे भावर बोला जाता है। अब हम लोग देखते हैं, वो तो काल के हिसाब से हम लोगों ने हिमालय के विभाजन को पढ़ा। अब हम लोग देखते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, और ये नदी घाटियों के सहारे हिमालय का विभाजन किया गया है। इसे देखें तो सिंधु नदी, सतलज नदी, काली नदी, तीस्ता नदी और दिहांग नदी। अगर ये आप समझ रहे हैं तो आपको इसे डिस्ट्रीब्यूट करने में दिक्कत नहीं होगा। सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी, इसके बाद सतलज है, इसके बाद काली नदी है, तीस्ता नदी है और दिहांग नदी है। यही जो है सीमा रेखा तय करती है हिमालय की। तो सिंधु से सतलज के जो बीच का भाग है वो पंजाब हिमालय कहलाता है, या इसे कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, पंजाब हिमालय जो है सिंधु से लेके सतलज के बीच का भाग है पंजाब हिमालय। इसके बाद सतलज से लेके काली नदी के बीच जो है वो कुमायूं हिमालय है। ठीक है, क्या है, सतलज से लेके काली नदी जो उत्तरांचल में स्थित है वो सतलज से काली के बीच है कुमायूं हिमालय। काली नदी और तीस्ता नदी, माफ़ कीजिए, ये काली नदी शायद नेपाल में स्थित है। ठीक है, नेपाल या उत्तराखंड के बीच का है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन आप देख लीजिएगा। तो काली नदी और सतलज के बीच का जो भाग है वो कुमायूं हिमालय है, और काली नदी और तीस्ता नदी के जो बीच का भाग है वो नेपाल हिमालय है। तीस्ता और दिहांग, ठीक है, तीस्ता और दिहांग ये असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इसमें नदियों के क्रम को याद करने की ट्रिक भी दी गई है, सी शक्ति दी। तो सी से सिंधु, स से सतलज, क से काली नदी, ती से तीस्ता नदी, दी से दिहांग नदी। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। लंबाई के आधार पर क्रम देखें तो नेपाल हिमालय जो है वह लंबाई में सबसे लंबी है। ठीक है, नेपाल हिमालय। इसके बाद असम हिमालय है 750 किलोमीटर। नेपाल हिमालय की जो लंबाई कितनी है 800 किलोमीटर। और असम हिमालय की बात करें तो असम हिमालय की लंबाई कितनी है 750 किलोमीटर। पंजाब हिमालय, फिर कुमायूं हिमालय जो है वो 320 किलोमीटर है। पंजाब हिमालय तीसरे स्थान पर है, और सबसे छोटा जो भाग है वह कुमायूं हिमालय का है।
तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से नदी के आधार पर ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है हिमालय को। अब हम लोग देखें तो उत्तर पूर्वी हिमालय को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो क्या है उत्तर पूर्वी हिमालय? तो यह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में विस्तृत है। पूर्वोत्तर राज्य आप समझ रहे हैं, जैसे कि भारत का मैप आप देखते हैं, ठीक है, इस प्रकार से तो ये पूर्वोत्तर के राज्य हैं, ठीक है, पूर्वोत्तर के राज्य में विस्तृत है। ब्रह्मपुत्रा नदी हिमालय की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है, ठीक है। याद रखेंगे कि कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी है। दिहांग गॉर्ज के उपरांत, ठीक है, याद रखेंगे दिहांग गॉर्ज, ठीक है, दिहांग गॉर्ज के बाद हिमालय एक तीव्र मोड़ बनाते हुए उत्तर दक्षिण दिशा में पूर्वी राज्यों में विस्तृत हो जाता है, ठीक है। उत्तर पूर्वी हिमालय के विभिन्न श्रेणियाँ जो हैं उनको स्थानीय नामों से पुकारा जाता है। तो ये कौन से नाम है? जैसे अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी। याद रखेंगे डाफला पहाड़ी, मीरी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी और मिसमी पहाड़ी, ये सभी पहाड़ी हिमालय का ही भाग है और यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और यह उत्तर पूर्वी हिमालय का भाग आप कहते हैं। मेघालय में यही क्या देखते हैं, गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी और जयंतिया पहाड़ी। आपको पता भी होगा गारो, खासी, जयंतिया ये नाम यहाँ पाई जाने वाली जनजातियों के नाम पर है। और जब मेघालय का आप मैप जब देखेंगे, ठीक है, तो जो गारो, खासी, जयंतिया हैं वो इस तरह से है, गारो, खासी, जयंतिया। याद रखेंगे सबसे जो पश्चिम है उसमें गारो पहाड़ी है, गारो जनजाति के लोग की अधिकता है, इसके लिए गारो पहाड़ी है। इसके बाद खासी पहाड़ी है, ठीक है, और उसके बाद जयंतिया पहाड़ी है। तो इस प्रकार से भी आपको कभी अगर क्रमानुसार सजाने के लिए कहा जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं और ये है कि ये जनजातियों के नाम पर ये पहाड़ियों का नाम है, ठीक है। और काफ़ी महत्वपूर्ण है जो यहाँ पर देख रहे हैं पटकाई बूम, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर यह स्थित है पटकाई बूम। बॉक्स में दिया हुआ है कि मिकिर पहाड़ी यह असम में है। मिकिर पहाड़ी कहाँ है? असम में है। और बरेल श्रेणी जो है मुख्य रूप से असम में है परंतु मणिपुर और नागालैंड में भी विस्तृत है। तो ये जरूर याद रखेंगे, मिकिर पहाड़ी ये असम में है, बरेल श्रेणी यह मुख्य रूप से असम में परंतु मणिपुर और नागालैंड में भी विस्तृत है। तो ये है नॉर्थ ईस्ट के कुछ पर्वत श्रेणी जो हिमालय के ही भाग हैं। तो ज़रूर आप याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में डाफला पहाड़ी, मीरी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी। मिकिर पहाड़ी असम में है और बरेल श्रेणी मुख्य रूप से तो असम में है लेकिन मणिपुर और नागालैंड में भी इसका कुछ विस्तार है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हिमालय का उपवर्गीकरण, ठीक है। उच्चावच श्रेणियों के संरेखण और दूसरी भू आकृतियों के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। इसमें है कश्मीर हिमालय या उत्तर पश्चिमी हिमालय, हिमालय और उत्तरांचल हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, ठीक है, ये उच्चावच के हिसाब से, अरुणाचल हिमालय और पूर्वी पहाड़ी हिमालय। तो इसमें इसी को हम लोग विस्तार पूर्वक देखें तो पहले है कश्मीर हिमालय या उत्तर पश्चिमी हिमालय। तो ये क्या है कि इसका उत्तर पूर्वी भाग एक ठंडा मरुस्थल है, ठीक है। कश्मीर हिमालय में क्या देख रहे हैं कि इसका उत्तर पूर्वी भाग जो है, कश्मीर हिमालय का जो उत्तर पूर्वी भाग है यह ठंडा मरुस्थल है। इसमें अनेक पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है। इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ठीक है। अब देखिए ये अलग विभाजन है और ये जो तीनों आप जो देख रहे हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये ट्रांस हिमालय का भाग है और यहाँ जो कहा जा रहा है कश्मीर हिमालय का भाग है। तो वितरण के हिसाब से अलग है। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल ये सभी कश्मीर हिमालय के भाग हैं। बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच कश्मीर घाटी है। हम लोग इसे समझेंगे कि बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच कश्मीर घाटी एवं डल झील स्थित है। कश्मीर हिमालय करेवा यानी कि जाफरान खेती के लिए प्रसिद्ध है। जाफरान खेती मतलब केसर के लिए प्रसिद्ध है। बाल्टोरो और सियाचिन हिमानी इसी में स्थित, जो ग्लेशियर हम लोगों ने पढ़ा था, बाल्टोरो और सियाचिन हिमानी इसी में स्थित है। अब हम लोग प्रमुख दर्रों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये प्रमुख दर्रे क्या है, तो इसे देखें तो बृहत हिमालय में जोजिला दर्रा है श्रीनगर और लेह के बीच,
ठीक है। बृहत हिमालय में जोजिला दर्रा है श्रीनगर और लेह के बीच। जास्कर में फोर्टुला दर्रा है, जास्कर में फोर्टुला दर्रा है। पीर पंजाल में बनिहाल दर्रा है श्रीनगर और जम्मू के बीच। लद्दाख श्रेणी में खारदुंगला है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा तय करती है। डल झील श्रीनगर में है, वो वुलर झील बांडीपुर जिला में मीठे पानी का झील इसी में स्थित है। ये इसी मतलब क्या है, ये लद्दाख श्रेणी की बात हो रही है। डल झील व वुलर झील ये इसमें है। यहाँ पैंगोंग त्सो तथा सोमुसिरी दोनों खारे पानी का झील है, ठीक है। यहाँ प्रमुख पर्यटन स्थल देखें तो ये प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, तो वैष्णो देवी है, इसमें अमरनाथ की गुफा है, चराड़े शरीफ इसी में स्थित है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है, ठीक है। भारत के सबसे मीठे पानी का झील वुलर झील है, ठीक है। वुलर झील का निर्माण प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के फलस्वरूप निर्मित हुई है। वुलर झील झेलम नदी के द्वारा अपवाहित है, ठीक है। वुलर झील झेलम नदी के द्वारा अपवाहित है, याद रखेंगे। और कुछ महत्वपूर्ण मीठे पानी की झील देखें तो वुलर झील, डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकटक जो मणिपुर वाला है वो, बारापानी, ये सभी क्या है, ये सभी महत्वपूर्ण मीठे पानी की भारत में झील हैं। डल झील झेलम नदी के किनारे स्थित है, याद रखेंगे। डल झील जो है झेलम के किनारे स्थित है। इसे कश्मीर का मुकुट या श्रीनगर का गहना भी कहा गया है। डल झील हाउस बोट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। डल झील किसके लिए प्रसिद्ध है, हाउस बोट के लिए। और इसे स्थानीय रूप में क्या कहते हैं, स्थानीय भाषा में, तो इसे शिकारा कहा जाता है। दूसरा है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। तो यह रावी नदी और काली नदी के बीच स्थित है, रावी और काली के बीच स्थित है। यह सिंधु व गंगा द्वारा अपवाहित है। इसमें हिमालय के 3 श्रेणियों बृहत, लघु और शिवालिक स्थित है, याद रखेंगे। उत्तराखंड हिमालय की विशेषता क्या है कि इसमें हिमालय के तीनों श्रेणी यानी बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय तीनों श्रेणियाँ इसमें पाई जाती है। लघु हिमालय कहलाता है हिमाचल में धौलाधर, उत्तराखंड में नागटिब्बा और नेपाल में महाभारत श्रेणी, ठीक है। याद रखेंगे कि लघु हिमालय जो है, लघु हिमालय का जो भाग है वो धौलाधर में क्या, हिमाचल में क्या कहा जाता है, धौलाधर, उत्तराखंड में नागटिब्बा या नागतिभा भी कहा जाता है, और नेपाल में इसे महाभारत श्रेणी कही जाती है। याद रखेंगे ये महाभारत श्रेणी और कुछ नहीं है, यह हिमालय का ही विस्तार है और ये लघु हिमालय को कहा जाता है, ठीक है, महाभारत श्रेणी। इस क्षेत्र में उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं जो स्वतः प्रकट हुए जल स्रोत हैं, ठीक है। भारत की तीसरा सर्वोच्च चोटी नंदा देवी, ठीक है, कुमायूं हिमालय इसी में स्थित है। इसमें स्थित प्रमुख दून है चंडीगढ़ कालिका दून, नालागढ़ दून, देहरादून, हरिके दून, ये सभी है, जिसमें देहरादून सबसे बड़ा है, ठीक है। फूलों की घाटी देखें तो उत्तराखंड में है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब इसी में स्थित है। पंचप्रयाग जैसे देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग एवं नंदप्रयाग इसी में स्थित है। ये सभी हिमाचल हिमालय के भाग हैं, या उत्तराखंड हिमालय कहा जाए इसे, उत्तराखंड हिमालय के भाग है। तीसरा है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। तो इसे देखिए, इसके पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूरब में भूटान हिमालय है। इसमें तीव्र बहाव वाली तीस्ता नदी प्रवाहित होती है, ये विशेषता है कि तीस्ता नदी इससे प्रवाहित होती है। इसी में भारत में पूर्ण रूप से स्थित सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कंचनजंगा इसी हिमालय भाग में स्थित है। यहाँ दुआर स्थलाकृतियाँ पाई गई है जिसका प्रयोग चाय बागानों में होता है। दुआर, ठीक है, दुआर स्थलाकृति पाई गई है जिसमें चाय की खेती होती है। यह जो है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय की बात हम कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश को देखें तो अरुणाचल प्रदेश हिमालय को देखें तो यह पर्वत श्रेणी भूटान हिमालय से लेकर के पूरब में दीफू दर्रे तक फैला हुआ है। इसकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व है। इसकी 2 पर्वत चोटी हैं, कांगतू व नामचा बरुआ, ठीक है, कांगतू और नामचा बरुआ। यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं कामेंग, सुबनसरी, दिहांग, दिबांग, लोहित। ये अधिकांश नदियाँ जो है वो ब्रह्मपुत्रा में जाके मिलती है। यह 12 मासी नदियाँ हैं
और बहुत से जलप्रपात बनाती है, अतः यहाँ जल विद्युत की अपार संभावनाएं हैं। ठीक है, यहाँ विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ जैसे मोनपा, अबोर, मिसमी, नीसी और नागा, ये सभी जनजातियाँ हैं पाई जाती है। और अभी अब हम लोगों ने पढ़ा कि अबोर, मिसमी, नागा, ये सब क्या है, ये सब पहाड़ी भी है। और ये लोग झूम खेती करते हैं, ये जनजातियाँ जो है वो झूम खेती करते हैं। अब हम लोग देखें पूर्वी हिमालय, पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत। तो हिमालय का यह भाग उत्तर पश्चिम दिशा में है। यहाँ की पहाड़ियाँ विभिन्न स्थानीय नामों से जानी जाती है। उत्तर में पटकाई बूम, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ, दक्षिण में मिजो और लुसाई हिल्स, बराक नदी मणिपुर और मिजोरम की मुख्य नदी है। याद रखेंगे, बराक नदी मणिपुर और मिजोरम की मुख्य नदी है। मणिपुर घाटी में लोकटक झील स्थित है। मिजोरम को मेलोसिस बेसिन कहते हैं, जो मृदुल और असंगठित चट्टानों से बना हुआ है। मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली नदियाँ चिंदविन नदी के सहायक हैं। चिंदविन नदी म्यांमार की इरावदी नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, इरावदी की सहायक नदी है। पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण में क्रम देख ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण, ऊपर से लेकर नीचे तक का क्रम देखें। तो जैसे कि अगर आप राज्य पता रहेगा और राज्य के ये पहाड़ी वहाँ इस राज्य में स्थित है तो आप ज़रूर कर लीजिएगा। इसमें देखें कि अरुणाचल प्रदेश सबसे उत्तर में है, तो यहाँ पर मिसमी पहाड़ियाँ और पटकाई बूम पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद नागालैंड, नागा पहाड़ी। असम में देखें तो असम, नागालैंड और मणिपुर में है, जो हम लोगों ने बात भी किया था कि बरेल पहाड़ी। ठीक है, बरेल पहाड़ी जो है वो असम में स्थित है। फिर उसका मणिपुर की बात करें तो लैमा टोल पहाड़ी मणिपुर में स्थित है। और मिजोरम में लुसाई और मिजो पहाड़ी स्थित है। हिमालय के प्रमुख दर्रे देखें तो सबसे पहला यहाँ पर दिया है बनिहाल दर्रा। बनिहाल जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में यह स्थित है, जम्मू और श्रीनगर के बीच है। जम्मू और श्रीनगर का राजमार्ग NH-44, जो पहले NH-1A हुआ करता था, इस दर्रे से होकर जाता है। जवाहर सुरंग इसी से जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जवाहर सुरंग जो है बनिहाल दर्रे से होकर के गुजरता है। आगे है जोजिला दर्रा। ठीक है, जोजिला यह जास्कर श्रेणी में स्थित है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है, श्रीनगर को किसे जोड़ता है, लेह से जोड़ता है। पीर पंजाल दर्रा यह जम्मू कश्मीर से जोड़ता है, जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है पीर पंजाल, और यह लघु हिमालय में स्थित है। ठीक है, पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है, यह लघु हिमालय में स्थित है और यह जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है पीर पंजाल। बुर्जिल दर्रा की बात करें तो यह बृहद हिमालय में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है और श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। लद्दाख के दर्रों को देखें तो काराकोरम दर्रा, काराकोरम, दिप्सांग, डिप्सांग बोले या डेप्सांग बोलते हैं। ठीक है, लानकला, खारदुंगला, चांगला, ये सभी भारत चीन की सीमा रेखा तय करते हैं। ये लद्दाख के दर्रे हैं। इसके बाद है बाड़ालाचा। ठीक है, बाड़ालाचा दर्रा कहाँ है तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, लेह को मनाली से जोड़ता है। ठीक है, लेह को मनाली से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, बाड़ालाचा। उत्तराखंड में माना, नीति, लिपुलेख, ये सभी क्या है, पश्चिम से पूरब का क्रम जो है बता रहा है। पश्चिम से पूरब मतलब इस तरह से। ठीक है, सबसे इधर जो है पश्चिम से पूरब मतलब माफ़ कीजिए इधर से इधर। ठीक है, तो सबसे इधर जो है मानाला है, इसके बाद नीति दर्रा है और ये लिपुलेख दर्रा है। ठीक है, ला का मतलब दर्रा ही होता है, ये पास बोले, ला का मतलब पास होता है, वो लोकल भाषा में जो है ला बोला जाता है, लेकिन वैसे पास कहे या दर्रा कहें। सिक्किम में देखें नाथुला और जेलेपला, भारत और तिब्बत के बीच व्यापारिक मार्ग के लिए यह प्रसिद्ध है नाथुला। ठीक है, जेलेपला यह प्राचीन रेशम मार्ग का हिस्सा है। हिमाचल के दर्रों को देखें तो बाड़ालाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा और सिपकिला दर्रा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाड़ालाचा दर्रा लेह से मनाली को जोड़ता है, रोहतांग दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है। बात वही है, लेह से मनाली को जोड़े या मनाली को लेह से जोड़ा, तो बाड़ालाचा और रोहतांग दोनों जो है लेह से मनाली को जोड़ता है। सिपकिला जो है सी से शिमला, सी से सिपकिला, तो ये आप याद करिएगा। तो सिपकिला जो दर्रा है वो शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश के दर्रों को देखें तो बोमडीला और दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत यानी ल्हासा से जोड़ता है। ठीक है, ये बोमडीला जो है अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। दीफू दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की जो है वो सीमा रेखा पर है दीफू दर्रा।
मणिपुर देखें, मणिपुर में तुजू दर्रा है, ठीक है, मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पहाड़ियों के बारे में पढ़ा। अब हम लोग उत्तर भारत के मैदान को पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।